संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश ने उठाई आवाज। कहा, जो लोग उंगली उठा रहे हैं उन्हें ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सरदार दोस्त मोहम्मद के मकबरे के आसपास की सारी जमीन मकबरे की है और वक्फ बोर्ड में दर्ज है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष शमशुल हसन ने कहा, गांधी मेडिकल कॉलेज से लाखों डॉक्टर पढ़कर चले गए जिन्होंने पूरी दुनिया भोपाल का नाम रोशन किया, लेकिन कभी किसी गंदी राजनीति में नहीं पड़े। आज जूनियर डॉक्टर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि जानबूझकर उनको उकसाया जा रहा है। शमशुल हसन ने कहा, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। डॉक्टर का धर्म इंसानियत का धर्म होता है। वह ना धर्म देखता है न मजहब, वह सभी की एक मुकाम रखता है। लेकिन जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, उनसे बस इतना कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान और सेवा धर्म का पालन करें, किसी के बहकावे में ना आए। सर, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा अस्पताल हमीदिया अस्पताल, जहाँ पे गौस खान की मकबरा है और 2.5 सीढ़ी एक मस्जिद भी है वहाँ पे। लेकिन अभी एक नया मुद्दा सामने आया है कि हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक ने कहा है, कलेक्टर ने लेटर दिया है कि यहाँ पे अतिक्रमण है और यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है कर्मचारी, उससे अस्पताल को खतरा है, जिस पे जूनियर डॉक्टर का सहारा लिया गया है। उसे किस रूप में देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि सरदार दोस्त मोहम्मद था जिन्होंने इस भोपाल को बसाया है। भोपाल को बसाने वाले सरदार दोस्त मोहम्मद था और भोपाल की पहली मस्जिद सरदार दोस्त मोहम्मद था और भोपाल का पहला जो किला था बीबी फतेहगढ़ के नाम से जो है, जहाँ हमीदिया अस्पताल स्थित है। तो बड़े शर्म की बात है कि अगर कोई हॉस्पिटल का अधीक्षक अगर ये कहता है कि अतिक्रमण है तो बड़े शर्म की बात है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स के कंधों पर रखकर अधीक्षक महोदय जो बंदूक चला रहे हैं, तो उनको सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि सरदार दोस्त मोहम्मद था की जो मस्जिद है और जो मज़ार है और सामने पूरा कैंपस है, वो एक वक्फ बोर्ड का है। खसरा नंबर 94 है वो सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसका एक प्रकरण हाई कोर्ट पे लंबित है, जहाँ आज बिल्डिंगें बना ली है, वहाँ धार्मिक स्थल भी है, बीच में फसादात भी हुए, लड़ाई झगड़े हुए, शहर में माहौल ख़राब हुआ, लेकिन सब लोगों ने आगे आकर उसको शांत करा। बड़े शर्म की बात है, अगर मेरे भाई वो बहुत मेरे जूनियर हैं, छोटे जूनियर डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जीएमसी में हज़ारों लाखों डॉक्टर पढ़ के निकल गए और सीनियर होकर जिनके नाम देश में ख्याति प्राप्त डॉक्टर रहे जो यहाँ से गए हैं, उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया। आज ये जूनियर डॉक्टर्स कहाँ के रहने वाले हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनको एक नसीहत देना चाहूँगा उन डॉक्टर्स को कि आपका काम पढ़ाइए, आप अपना कोर्स पूरा करिए, सब्जेक्ट पूरा करिए, और आप जो सब्जेक्ट कर रहे हैं वो मानव सेवा के लिए, क्योंकि आपका धर्म मानव सेवा करना हो गया है। और डॉक्टर्स को वैसे भी आधा भगवान कहा जाता है, क्योंकि जब कोई बीमार आपके पास जाता है तो आप धर्म पूछ कर इलाज नहीं करते हैं। अगर आपकी मानसिकता अभी से ये हो जाएगी कि वहाँ मस्जिद है, यहाँ मंदिर है, वहाँ गुरुद्वारा है, तो यकीनन आप डॉक्टर्स की डिग्री ले ज़रूर लेंगे, लेकिन आपके हाथ कपाएंगे इलाज करने में। सर, क्या लगता है, लगातार मध्य प्रदेश में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कहा जाए तो ये पूरा एक राजनीति जैसे कहते हैं कि गंदी राजनीति चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं तो यही कहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ एक गिरोह काम कर रहा है, जिसको मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री और जिम्मेदार हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के। अगर आज इस तरह छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके विकराल रूप धारण करती हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो हमीदिया कैंपस में रहते हैं, जूनियर्स, मेरी बहनें भी पढ़ रही हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, भाइयों की तरह डॉक्टर्स भी हैं, बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, उनको जूनियर डॉक्टर्स को ये नसीहत देना चाहिए कि हमारा जो पेशा है वो धर्म, सभी धर्मों की सेवा करना है, ना कि हिंदू मुस्लिमों की बात करना है। सर, लेकिन देखा जाए तो डॉक्टर को जो है भगवान के रूप में पूजा जाता है, और डॉक्टरों ने अगर आपत्ति उठाई है, डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने आ जाते हैं, जिससे पार्किंग व्यवस्थाओं से लेकर और भी कई समस्याओं का सामना डॉक्टरों को करना पड़ता है, तो इस पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए क्या? क्यों ध्यान देगी? धार्मिक स्थल है, और आज से नहीं 400 साल, 500 साल, 300 साल, ये तो भाई भोपाल जो बस्ती है, भोपाल पूरा ये नवाबों के बेगमात की जगह बस्ती है, यहाँ पर शासक जो है मुस्लिम रहे, तो अधिकांश जगह यहाँ पर मुस्लिम वोट किया, मुस्लिम शासकों की रही है, उन्हीं के परिवार के लोग दफन भी हैं। अगर आज उन्हें तकलीफ हो रही है, मज़ार इससे पहले किसी डॉक्टर्स को नहीं दी गए,
इससे पहले तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बराबर हम भी आते जाते सब देखते हैं। ये तो आस्था की बात है, जिसको जिससे आस्था है। वहाँ मंदिर भी है, वो अभी निर्माण हुए मंदिर भी, हमने तो कभी एतराज़ नहीं करा। सर, समाज के नाम पे, वक्फ बोर्ड में समाज के नाम पे इस पर शहर में प्रदेश में लोग नेता ही करते हैं, लेकिन जब समाज की पे आँच आने की बात आती है, समाज पे उंगली उठती है, तो अभी कोई भी नहीं बोलता है। नहीं, वक्फ बोर्ड की जो जिम्मेदारी है, मेरे साबिक सदर वहाँ जो बैठे हुए हैं, माननीय सम्माननीय, वो जो पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, डॉक्टर सनफर पटेल साहब, क्योंकि वो कानून में मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट भी है। मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। कम से कम भोपाल में अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई काबिज होता है, कब्जे होते हैं, मल्टियाँ खड़ी हो गई हैं, तो यकीनन डॉक्टर सनफर पटेल साहब को आगे आना चाहिए। और इस मामले में खास तौर इसमें तो हाईकोर्ट का भी स्टे था, खसरा नंबर 94, इसमें तो आपको आना चाहिए। 90, 94 सारे खसरे वक्फ बोर्ड के। मैं उनको बताना चाहता हूँ, वहाँ अतिक्रमण चल ही रहा है, काम चल रहा है, आगे आके क्यों नहीं बोल रहा है, ये वही बता सकते हैं। मैं सर, जब से सनफर पटेल अध्यक्ष बने हैं, कहीं ना कहीं ये मुद्दे ज़्यादा उछलने लगे हैं। ये क्या कोई वैसे क्यों वो इसमें शामिल हो इस पूरे? नहीं, ईमानदार व्यक्ति है, यही कहूँगा, ईमानदार व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति है, कमेटी भी चलाई है। लेकिन इस मामले में डॉक्टर साहब से यही कहूँगा कि आपका आना, आपका बोलना, चूँकि आप मुस्लिम नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप वक्फ बोर्ड के मौजूदा सदर हैं, अध्यक्ष भी, चेयरमैन है, इसलिए आपको ये बता दूं कि ये आपकी मिल्कियत है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। इस पर यकीनन इन डॉक्टर्स के जब स्टेटमेंट आए तो ये आपकी का दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है, इस पर आगे आकर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। सर, जब से ये हमीदिया अस्पताल का मुद्दा उठा है, डॉक्टर सनफर पटेल की खामोशी कि किस ओर इशारा करती है? नहीं, मालूमात का अभाव रहता है। काम वक्फ बोर्ड के संपूर्ण मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है, काम करना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे गुजारिश करूँगा और उनका ध्यान इस ओर दिलाऊँगा कि आपसे विनती है, गुजारिश है, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो उसको वादा करें कि हमीदिया अस्पताल उसमें अननेसेसरी इंटरफेयर ना करें। जबलपुर में गुरुवार को एक हृदय विदारक घटना उस समय सामने आई जब पलक झपकते ही एक महिला का हाथ उसके अंग से गायब हो गया। घटना गोहलपुर थाने की संस्कार कॉलोनी के पास की है, जहां ई रिक्शा में बैठी महिला का एक हाथ सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक काटते हुए चला गया। महिला के शरीर से अलग हुआ हाथ 300 मीटर दूर जाकर गिरा। घटना के बाद आनन फनन में स्थानीय लोग महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया है, जहां शरीर से अधिक खून बह जाने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक्सीडेंट की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची गोहलपुर पुलिस ने न सिर्फ महिला का कटा हाथ तलाश किया, बल्कि उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिया। कोशिश की गई कि ऑपरेशन के बाद शरीर से अलग हुआ हाथ फिर से जुड़ जाए, पर डॉक्टर का कहना था कि 1 घंटे से अधिक समय बीतने के चलते हाथ की कोशिकाएं काम करना बंद कर दी हैं, जिसके चलते उसे नहीं जोड़ा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 32 वर्षीय पनागर की रहने वाली नीतू पटेल गुरुवार की दोपहर को गोरीघाट मां नर्मदा के दर्शन के लिए गई थी। वापस जब अपने घर जा रही थी तो उन्होंने दमोह नाका से रिक्शा बदला और फिर दूसरे ई रिक्शा में बैठकर पनागर जा रही थी। महिला जैसे ही संस्कार सिटी के पास पहुंची तो सामने से आ रहे एक ट्रक का धारदार हिस्सा महिला के सीधे हाथ से टकराया और पलक झपकते ही गायब हो गया। एक पल के लिए तो नीतू समझ ही नहीं पाई कि क्या हो गया। थोड़ी देर में महिला बेहोश हो गई और ई रिक्शा खून से सन गया। आनंद फन में महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही गोहलपुर थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार को मौके पर पहुंची और महिला के शरीर से गायब हुए हाथ को तलाश किया तो वे मौके से 300 मीटर दूर काजीनगर के पास सड़क किनारे हुए पड़ा मिला। पुलिस ने कटे हाथ को कब्जे में ले लिया, फिर फौरन अस्पताल लेकर गए। थाना प्रभारी का कहना है कि नीतू के शरीर से काफी खून बह गया है, इसलिए जरूरत पड़ने पर हमारा स्टाफ भी ब्लड डोनेट करने को तैयार है। फिलहाल अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। एक महिला का हाथ कटा हुआ पाया गया है नेशनल स्कूल के पास से, क्या था पूरा मामला? ये थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला मेट्रो अपने संजीवनी नगर से मेट्रो अस्पताल में के लिए गई है। उसका हाथ एक्सीडेंट से कट गया था और हाथ उसका गुम गया है कहीं ई रिक्शा में लाते हुए। तो पुलिस ने गोहलपुर थाने ने उसको उसके हाथ को ढूंढा है और साथ में ही उसको तत्काल संजीवनी नगर अस्पताल से मेट्रो अस्पताल भर्ती कराया है, ज़्यादा सीरियस कंडीशन होने पर। मैम, ये घटना कैसे हुई, कुछ ऐसी जानकारी? महिला नीतू पटेल है जो पनागर के रहने वाली है। ये अपने दोनों बच्चों के साथ में अपनी बहन के साथ ग्वारीघाट गई हुई थी। ग्वारीघाट से वापस रिटर्न आकर ये गोहलपुर तिराहे में अपना ई रिक्शा लिया। उसने ई रिक्शा से रिटर्न वापस जा रही थी अपने संस्कार धानी कॉलोनी के पास में अपनी एक और बहन के घर पे। तो वहीं पर ये हादसा हुआ कि हाथ ई रिक्शा में उसने पकड़ा हुआ था और गाड़ी से उसका हाथ कट गया। किस गाड़ी से कटा था?
जानकारी? अभी इसमें जांच चल रही है। जो हिसाब से पता चल रहा है कि वो बड़ी गाड़ी है और इसमें सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए जा रहे हैं। महिला का क्या? अभी अस्पताल में भर्ती है वो। जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक युवती दूसरे जाति के युवक से शादी करने कलेक्टर कार्यालय पहुंच गई। इसी बीच युवती और युवक के परिवार वाले भी कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। दोनों परिवारों के बीच आपस में विवाद शुरू हो गया। मामले की सूचना मिलने पर ओमती पुलिस और सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर कार्यालय में विवाह पंजीयन के लिए पहुंचे युवक युवती के परिवार वाले भी अचानक पीछे पीछे कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान यहां दोनों परिवार वालों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दोनों परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। वहीं युवक युवती को अपनी जान का जोखिम था, जिसके कारण उन्होंने न्यायालय की शरण ली थी। दोनों बालिग होने पर न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया था कि दोनों के विवाह पंजीयन के दौरान उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। न्यायालय के आदेश के तहत आज जैसे ही युवक युवती कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, उसके पहले ही पुलिस ने अपनी फील्डिंग जमा ली और दोनों का पुलिस की सुरक्षा के बीच विवाह पंजीयन कराया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। शादी को लेकर यहाँ हंगामे की स्थिति बनी थी, कहाँ की लड़की थी और वो अभी जगह क्लियर नहीं है। यहाँ पे आज दिन में एक पुरुष और एक महिला वो विवाह पंजीकरण कराने के लिए उपस्थित हुए थे, तो उसमें उनके कुछ परिजन वगैरह भी पहुँच गए थे कुछ लोग, तो और साथ में माननीय न्यायालय का भी आदेश था सुरक्षा उन्हें मतलब उनकी सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, तो इसलिए सुरक्षा पुलिस बल लगा हुआ था और उसमें उनका प्रक्रिया हो गई, पंजीकरण हो गया, वो लोग रवाना हो गया। सर इस दौरान इनके बीच में कुछ विवाद भी हुआ है परिसर में? नहीं, ऐसी विवाद की कुछ खास सूचना नहीं है। परिजन थे, मिलना चाह रहे थे, थोड़ा बहुत ऐसी बातचीत हुई है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा विवाद नहीं है। अभी स्थान और वो नाम वगैरह अभी क्लियर नहीं है, ये तो जब उनका पंजीकरण हुआ होगा तो अंदर न्यायालय की बात है, वो अभी हमें स्पष्ट नहीं है नाम। लड़की कहा जा रहा है कि अभी ऐसा कुछ जानकारी है नहीं, वो तो पंजीकरण अंदर हुआ है न्यायालय के अंदर, तो इसलिए उसमें भी स्पष्ट नहीं है कि सर ये दोनों पक्ष मौजूद होंगे थे? बिल्कुल दोनों पक्ष आए थे, दोनों ने अपना वो पंजीकरण कराया, पंजीकरण करा के सकुशल रवाना हो गए। अभी ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरियाणा के दादरी में जनसभा को किया संबोधित। राहुल पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी देश का सम्मान न यहाँ रखते हैं न विदेश में। उन्हें न यहाँ की समझ है न वहाँ की समझ है। अगर आज बदलाव दिख रहा है तो आशा उम्मीद के रूप में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी का नेतृत्व दिखाई दे रहा है। हमें इस बात का आनंद है। एक तरफ ये इतना विराट व्यक्तित्व के नेता जो देश में विदेश में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस के नादान भी है। आज वो भी हरियाणा आए, ना देश का यहाँ सम्मान रखते ना विदेश में रखते। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है राहुल गांधी को ना यहाँ समझ है ना वहाँ समझ है। वो जब करते गलती करते। भोपाल बीयू के छात्रों को भगत सिंह की जयंती मनाने की नहीं मिली परमिशन। छात्रों का आरोप है कुलपति एस के जैन ने कहा था जयंती जैसी चीजों को लेकर हम परमिशन नहीं देंगे। वीर भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मांगे थी आप लोगों की, क्यों परमिशन नहीं दी गई? हम भगत क्रांति दल द्वारा विगत कई वर्षों से भगत सिंह जयंती और क्रांतिकारियों पर आधारित ऐसे प्रोग्राम मनाते आ रहे हैं और इस बार कुलपति महोदय द्वारा हम लोगों को ये बोला गया कि इस तरह के कोई प्रोग्राम आप इस कैंपस के अंदर नहीं कर सकते। जब उनसे पूछा गया कि क्या कारण है सर, तो उन्होंने कहा मुझ पे आंतरिक दबाव है। अब वो आंतरिक दबाव किसका है? वो हमेशा सरकार के आड़ में बच जाते हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को ऐसे जिम्मेदार पद से तुरंत निष्कासित किया जाए और क्रांतिकारियों को सम्मान दिया आगे जाए। कुलपति के खिलाफ क्या कोई बड़ा प्रदर्शन करेंगे जयंती नहीं मनाने को लेकर? अब इसके बाद क्योंकि आप लोगों का आरोप है कई ऐसी चीजें होती जो वो परमिशन नहीं देते मनाने। जी बिल्कुल, जिस तरह की मानसिकता लेके यहाँ पर कुलपति जी बैठे हैं तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। हम इसके लिए सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उनसे मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जिस तरह की मानसिकता या अंग्रेजी मानसिकता लेकर यहाँ पे बैठे क्रांतिकारी को अपमान कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटा दिया जाए। ठीक है, भारत माता के भगत सिंह अमर रहे। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के पिपलिया राव इलाके से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को 15 लाख रुपए से अधिक की स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार यादव ने बताया कि एक महिला सोनानी और वाले साथी गणपत राव निवासी रावजी बाजार को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 15 लाख रुपए से ज्यादा की स्मैक बरामद की है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कार्यवाही की गई है। भंवरकुआ थाना और एससीपी जूनी इंदौर के निर्देशन में 2 टीम लगी हुई थी। उन टीमों को सूचना मिलने पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। पकड़ी गई महिला को लेकर अधिकारी ने बताया कि मूल रूप से महिला आरोपी सोनानी बड़वानी के टिकरी गाँव की रहने वाली है और इंदौर में कई थानों में इसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पूर्व से पंजीकृत है और इंदौर की भंवरकुआ थाना क्षेत्र में रहकर यहां कॉलेज के छात्रों को इसमें एक सप्लाई करती थी। पकड़े गए महिला और पुरुष की जानकारी के साथ साथ 15 लाख रुपए से अधिक की स्मैक मिलने की बात कहते हुए एडिशनल डीसीपी ने कहा कि आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और इस चैन का पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ कहां से लाए गए और इसको कहां वे खपाने वाले थे। काफ़ी दिन से नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश थे और उसी के तहत लगातार टीमें लगी हुई थी। थाना भंवरकुआ में और एसीपी जूनी इंदौर के निर्देशन में जो टीमें लगी हुई थी उनको आज दोपहर में एक सूचना मिली थी जिसमें एक महिला और एक उसके साथ में उसी का रिश्तेदार जो कि आपस में इनका जीजा साली का रिश्ता है, दोनों पिपलिया राव क्षेत्र में मादक पदार्थ बेचने की सूचना थी। उसी सूचना पर तस्दीक हेतु टीम गई थी थाना भंवरकुआ की। उस टीम के द्वारा जब तस्दीक की गई तो वास्तव में सूचना को सही पाया गया। उसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए उक्त महिला और पुरुष दोनों को 156 ग्राम स्मैक जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 लाख रुपए से भी अधिक है के साथ गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत मौके पर ही सारी कार्रवाई संपन्न कराने के उपरांत आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में स्मैक कहां से लाए थे, किन किन जगहों से ये स्मैक आई है और कहां कहां ये बेचने की इनकी सूचनाएं, उस सबको इकट्ठा किया जा रहा है और उस पर आगे भी हम उसमें कार्रवाई जारी रखेंगे कि जहां जो सोर्स है उसका पता लगा के आगे कार्रवाई की जाए। महिला बेसिकली बड़वानी ठीकरी के मूल निवासी है, लेकिन आज़ाद नगर क्षेत्र में और अन्य आसपास के थाना क्षेत्रों में भी इनके विरुद्ध कुछ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं और इस बात की शोहरत है कि पूर्व में अन्य जगहों पर भी इस तरह के नशे के पदार्थों को, नशीले पदार्थों को स्मैक वगैरह की पुड़िया के रूप में बेचने की इसकी जानकारी मिली है। मुख्य रूप से भंवरकुआ क्षेत्र में चूँकि हॉस्टल्स हैं और बाहरी स्टूडेंट भी पढ़ने आते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ टारगेट किया था। अभी हाल ही में ये यहाँ पे उन्होंने टारगेट अपना बनाया था और शिफ्ट हुए थे और उसी की सूचना मिलने पर तत्काल जो है भंवरकुआ पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें पूर्व में कहाँ इन्होंने इस तरह की गतिविधियां संचालित की हैं, इस संबंध में अब इन्वेस्टिगेशन में भी डिटेल पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। आरोपी काफ़ी मध्यम उम्र के हैं जो कि करीब 30 से 35 साल के बीच की उम्र है। महिला जो 30 वर्ष की है और वो पुरुष भी लगभग 32-35 साल की उम्र के। दोनों के परिजनों को पता था ये अपराध ऐसा करने का कुछ? इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन में परिजनों से बात करने के बाद में पता चल पाएगा कि क्या जानकारियां इनके परिवार को थी या नहीं थी। तो चूंकि एक बड़ा नेटवर्क है, काफ़ी बड़ी मात्रा है, 156 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत भी काफ़ी 15 लाख रुपए होती है, तो निश्चित रूप से एक बड़े रैकेट का हिस्सा है और उस रैकेट तक हम पहुंचने के लिए पूरी पूछताछ करके आगे कार्रवाई करेंगे।